friends, so this is our third video of the chapter Dual Effects of Transactions and Types of Accounts, which is the second chapter of accountancy of 11th standard. So let's get started for the third part. हम लोगों ने लास्ट पार्ट में देखा था, सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेता उसके बारे में, क्योंकि आज हम लोग एक एक्सरसाइज करने वाले हैं छोटी सी, तो उसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट है समझना। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पहला था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डील होता है कोई भी इंसान, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या चाहे वो एक जीता जागता इंसान हो। आर्टिफिशियल पर्सनस में आते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट, स्कूल्स, बैंक्स, लिमिटेड कंपनीज एक्सेट्रा। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मुकेश अंबानी एक अलग पर्सन है और मुकेश अंबानी का खड़ा किया हुआ पूरा रिलायंस एम्पायर इज़ अ डिफरेंट पर्सन। ठीक है, अगर मुकेश अंबानी ने किसी से 1 करोड़ रुपए लिए हैं, सो ही इज़ लायबल टू पे 1 करोड़ रुपीज़ टू दैट पर्सन। एंड अगर उसने एज अ चेयरमैन सबने मिलकर डिसाइड किया और किसी ने लोन उठाया कोई बैंक से, तो उसके लिए लायबल रिलायंस कंपनी होगी। मुकेश अंबानी अकेला लायबल नहीं होगा, कंपनी को पे करना पड़ेगा। उसके प्रॉफिट्स में से मुकेश अंबानी खुद की इनकम में से पे नहीं करेगा। सो दिस इज़ हाउ द ट्रांजैक्शन ऑफ लीगल पर्सन एंड अ नॉर्मल पर्सन और नॉर्मल रेगुलर पर्सन कम्स अंडर द हेड ऑफ पर्सनल अकाउंट। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में हमारे पास 2 टाइप के अकाउंट्स हम लोग कवर करते हैं, गुड्स अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। गुड्स अकाउंट में अगर आपका माल है, आप कोई भी परचेज कर रहे हो, सामान जो आपके लिए गुड्स है जिसका आप ट्रेड करते हो। ठीक है, अगर आपका कैफ़े का बिज़नेस है तो आपके लिए गुड्स होंगे आपका मैगी का पैकेट, चाय का पैकेट, दूध, पानी एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके लिए गुड्स होंगे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप प्रोडक्शन करके, उसके ऊपर आप फ्राई करके उसको बना के फिर आप बेचते हो उसको। सो उसके हिसाब से होगा परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। हम लोगों ने कल एग्जांपल दिखा था धीरज सन्स का, जिसमें 100 किलो दाल वो परचेज करता है धीरज सन्स, परचेज अकाउंट। वो सेल करेगा 10 किलो दाल तो उसका सेल्स अकाउंट। परचेज रिटर्न, अगर वो 100 किलो दाल में से 50 किलो दाल वापस बेच रहा है उस होलसेलर को। और सेल्स रिटर्न में अगर हमने 10 किलो दाल में से 5 किलो दाल उसको वापस कर दी, सो दैट विल बी हिज सेल्स रिटर्न। एसेट अकाउंट में था टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स मतलब जो एसेट्स आप हाथ लगा के फील कर सकते हो, देख सकते हो अपने आंखों से, सो दैट विल बी अ टेंजिबल एसेट्स, जिसमें आएगा आपका बिल्डिंग, स्टेशनरी, इन्वेंट्री, मशीनरी, आपका व्हीकल एक्सेट्रा। दैट विल बी योर एसेट, जो आपको हेल्प करता है कोई सामान बेचने में या कोई सामान बनाने में। जैसे इंटेंजिबल अकाउंट में आपका आता है गुडविल, कॉपीराइट, पैटेंट, ट्रेडमार्क, रॉयल्टी, ये सब। इंटेंजिबल अकाउंट में गुडविल इसके लिए आता है। इंटेंजिबल अकाउंट डील्स विद गुडविल है। अगर धीरज सन्स है, कल हमने एग्जांपल देखा धीरज सन्स की दाल फेमस है, सो वो लिख नहीं सकता है कि ठीक है 50 किलो दाल की 10,000 रुपये की गुडविल है, नहीं, मगर उसको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल ही रहा है। बट दैट्स यू कैन सी दैट कि गुडविल, हाँ कि ये गुडविल है, सामने खड़ी है, सामने बैठी भी है एक्सेट्रा। सी व्हाट हैपेंस। सो दिस इज योर इंटेंजिबल अकाउंट। फिर आते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपके 2 टाइप के अकाउंट्स आते हैं, आपके सारे के सारे बिजनेस से इनकम, आपके सारे के सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस। ठीक है, सो जो भी बिजनेस को इनकम हो रही है वो जाएगा इनकम अकाउंट्स में। बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं इनकम अकाउंट्स में, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको कहीं से भी पैसे आ रहे हैं बिजनेस में अदर देन सेल्स, वो आएगा आपके इनकम अकाउंट। ठीक है, और कोई भी एक्सपेंस अदर देन परचेज है, सो वो जाएगा आपका एक्सपेंस अकाउंट में। जो अलग अलग एक्सपेंस अकाउंट थे, सैलरी दिया आपने, स्टेशनरी लेके आए, पोस्टेज पे किया, टैक्सेस पे करे गवर्नमेंट को, वेजेस दिए मजदूरों को, सो दैट्स योर एक्सपेंस अकाउंट। और ये दोनों अकाउंट नॉमिनल में ही आएगा। ठीक है, वो उसका बड़ा वाला हेड आता है नॉमिनल अकाउंट, और ये दोनों अकाउंट्स, इनकम ये सारे अकाउंट्स, एक्सपेंस के सारे अकाउंट्स, वो रिफ्लेक्ट होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने वापस रिवाइज कर लिया था सारे के सारे तीनों अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज है ये, जिसमें 20 ट्रांजैक्शंस है, 20 डिफरेंट अकाउंट्स है, जिसको आपको क्लासीफाई करना है
कि कौन सा रियल अकाउंट है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट है एंड कौन सा पर्सनल अकाउंट है। वन बाय वन हर अकाउंट को देखते हैं एंड उसके बारे में क्लेरिफाई करते हैं कि रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। फर्स्ट वन इज़ ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट जो होता है, निकालता कौन है पैसे? बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन पैसे निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स अकाउंट में लिखते हैं। सो ये ट्रांजैक्शन किसके हिसाब से हुआ? एक आदमी के हिसाब से हुआ। सो वो जाएगा पर्सनल अकाउंट में। कहाँ जाएगा वो? पर्सनल अकाउंट में। अब सेकंड आता है स्टॉक अकाउंट। स्टॉक मतलब हमारा माल जो बच जाता है, उसे हम बोलते हैं, उससे हम लिखते हैं स्टॉक अकाउंट में। हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में देखा था टर्मिनोलॉजीज में। सो स्टॉक हमारा माल के रिलेटेड है, गुड्स के रिलेटेड है। सो गुड्स के रिलेटेड कौन से अकाउंट होता है? हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जो जाएगा गुड्स में। आपको ये भी क्लासीफाई करना है कि गुड्स में गुड्स अफेक्ट करेगा या एसेट अफेक्ट करेगा। और पर्सनल अकाउंट में कौन अफेक्ट करेगा? लीगल पर्सन अफेक्ट करेगा, एक रियल जीता जागता पर्सन अफेक्ट करेगा। ठीक है, सो ड्राइंग्स अकाउंट विल बी कम इन द रियल अकाउंट। अब इसमें एक बात आती है कि रियल अकाउंट में भी जा सकता है और एक लीगल पर्सन का भी एक हो सकता है कि एक कंपनी है, उसमें सारे के सारे जो उसके ओनर्स है वो उसको विड्रॉ कर रहे हो। सो दैट विल बी अ लीगल आर्टिफिशियल पर्सन। और ऐसा भी हो सकता है कि एक छोटा सा शॉप है, उसमें से एक उसका ओनर पैसे विड्रॉ कर रहा है। सो ये अकाउंट आप रियल अकाउंट में भी लिख सकते हो और एक आर्टिफिशियल पर्सन में भी लिख सकते हो। ये लीगल एक ड्राइंग्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट ऐसे होते हैं कि जो दोनों में आ सकते हैं। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। कमीशन रिसीव्ड मीन्स हमारी इनकम है। सो इनकम जाती है हमारी नॉमिनल अकाउंट में। सो नॉमिनल अकाउंट जो है इनकम अकाउंट में जाएगी। फिर आता है नवजीवन कॉमर्स कॉलेज। नवजीवन कॉमर्स कॉलेज इज़ अ लीगल एंटिटी। ये खुद एक पर्सन है, ये एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है और वो अफेक्ट करेगा हमारे पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट में लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। फिर आता है लैंड अकाउंट। लैंड एक हमारे लिए एक एसेट है, मूड़ी है हमारे बिजनेस की। सो लैंड अकाउंट जाएगा हमारा रियल अकाउंट में, जो आता है हमारा, जो अफेक्ट करेगा उसके अंदर एसेट अकाउंट में, एसेट साइड पे। फिर देखते हैं हम नंबर 6 परचेज अकाउंट। परचेज में क्या हो रहा है? हमारे पास माल आ रहा है। सो माल के रिलेटेड कौन से अकाउंट जाता है? हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में हम लोग जाते हैं गुड्स अकाउंट में। फिर आता है ये रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। अगर आपका एक पब्लिशिंग हाउस है, सो आप ऑथर्स को क्या पे करते हो? रॉयल्टी। सो रॉयल्टी इज़ योर एक्सपेंस। सो जाएगा हमारा नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस में। सिंपल। फिर आता है रानीज अकाउंट। रानी कौन है? एक खुद पर्सन है, जीती जागती पर्सन। सो पर्सन होगा तो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में। सो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से जाएगा वो रियल पर्सन में है। फिर आता है वापस लैंड अकाउंट। सो सेम, लैंड हमारी खुद की एसेट है। सो एसेट जाएगा हमारा रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट में अफेक्ट करेगा वो एसेट अकाउंट को। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर बिजनेस का एक्सपेंस होता है। ठीक है, आपके पास जो माल है वो आपका जल गया तो आपको क्या हो गया? लॉस हो गया। सो लॉसेस भी रियल अकाउंट में ही आते हैं, जो हमारे बिजनेस का इनडायरेक्टली एक्सपेंस ही हो जाता है। सो रियल अकाउंट में जाएगा वो एक्सपेंस साइड पे। अब आता है हमारा 11th वन, सेल्स एक्सपेंस अकाउंट। ये खुद ही बोल रहा है चीख चीख के कि भाई मैं एक्सपेंस हूँ। सो एक्सपेंस अकाउंट अफेक्ट करेगा जो आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट के हेड में। ठीक है, फिर आता है डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट। अब आप एक पर्सन हो, ठीक है, एक छोटे से शॉप हो, आपने क्या किया? अपने पैसे पड़े तो आपने क्या सोचा कि मैं डिबेंचर ले लेता हूँ। सो आपके लिए क्या होगा? वो एक एसेट हो गई। सो एसेट कहाँ पे रिकॉर्ड होती है? हमारी रियल अकाउंट में। सो दैट विल बी अ डिबेंचर अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज एन एसेट। लोन बोरोड अकाउंट, हमने किसी से लोन लिया है। सो वो एक पर्सन होगा, एक बैंक होगी या एक कोई भी एक इंस्टीट्यूट होगी। सो वो जाएगा हमारा आर्टिफिशियल लीगल पर्सन में, और पर्सन है तो जाएगा हमारा पर्सनल अकाउंट में। फिर आता है डेम्यूरेज अकाउंट। डेम्यूरेज क्या होते हैं? एक चार्जेस आप पे करते हो। अगर आप पोर्ट से आपके शिप
पोर्ट, अगर आपका सामान पोर्ट पे आया है सो आप वहाँ से उठाने के लिए आप डेमरेज पे करते हो, सो दैट्स इन योर डेमरेज अकाउंट, सो इट्स योर एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, और वो एक्सपेंसेस जाते हैं हमारे नॉमिनल अकाउंट में। फिर आता है डेटर्स अकाउंट। डेटर क्या है? खुद एक पर्सन हो सकता है या तो पूरी की पूरी कंपनी हो सकती है। आपको किसी से पैसे लेने हैं, एक पर्सन भी हो सकता है सिंगल, या तो एक पूरी की पूरी कंपनी भी हो सकती है कि जिसको आपने माल बेचा है और उसने अभी तक आपको पैसे नहीं दिए हैं। सो एक आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और एक रियल पर्सन भी हो सकता है। कोई भी पर्सन हो, हमारा पर्सनल अकाउंट में जाके वो अफेक्ट करेगा। देन आवर 16th इज कर्णावती क्लब अकाउंट। कर्णावती क्लब अकाउंट एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्लब एक आर्टिफिशियल एंटिटी है पूरी की पूरी। सो आर्टिफिशियल एंटिटी कहाँ पे आती है? हमारी पर्सनल अकाउंट में। क्यों? क्योंकि एक वो जीती जागती पर्सन नहीं है, मगर स्टिल एक लीगल एंटिटी है खुद। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अब आपको किसी से पैसे लेने हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया? आपकी एसेट हो गई। सो दैट विल बी और अफेक्टेड योर करंट एसेट्स कहाँ पे आते हैं? हमारे रियल अकाउंट्स में। फिर आता है डोनेशन अकाउंट। आपका बिजनेस से पैसा गया, आपने खर्चा किया, सो क्या हो गया? आपका एक्सपेंस हो गया। फिर एक्सपेंस कहाँ पर रिकॉर्ड हो गया? आपके नॉमिनल अकाउंट में। सेल्स रिटर्न अकाउंट, आपने गुड्स बेचा था, आपने माल बेचा था, वो वापस आया, आपने दाल किसी को बेची थी तो उसने वापस भेजा आपको कि मुझे भाई दाल नहीं चाहिए आपकी। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट कहाँ पे अफेक्ट होगा? आपके गुड्स को अफेक्ट होगा, और गुड्स को अफेक्ट होता है सो कहाँ पे आएगा? आपके रियल अकाउंट में। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, हमारी इनकम हुई, हमारे बिजनेस में पैसे आए, सो आवर नॉमिनल अकाउंट हमारा अफेक्ट करेगा, और नॉमिनल अकाउंट में हमारा इनकम पार्ट वाला अफेक्ट करेगा। सो दीज वर 20 अकाउंट्स जो हमने क्लासीफाई किए। दिस आर द आंसर्स ऑफ दिस 20 स्टेटमेंट्स, 20 अकाउंट्स। और आपको ये सारी के सारे चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको अंदर आपको मिल जाएगी, सो नो नीड टू स्क्रीनशॉट इट आउट। फिर ये चीज़ें होती है एक्सपेंसेस के रिलेटेड और इनकम के रिलेटेड। हर अकाउंट अलग वे में ट्रीट होता है, ठीक है। क्या पता आपका एक्सपेंस है तो सामने वाले की इनकम भी हो वो चीज़। एंड दिस थिंग इज गिवन ऑन 41 पेज नंबर इन योर टेक्स्ट बुक, रजिस्ट्रेशन नंबर 6। पहला हम लोग देखते हैं ट्रांजैक्शन सैलरी। सैलरी में होता है हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, हम लोग अपने बिजनेस के हिसाब से ही सोचेंगे कोई भी चीज़ को। सो सैलरी हमारा क्या हो गया? एक्सपेंस। सो आएगा नॉमिनल अकाउंट में, इट्स एन एक्सपेंस। सैलरी आउटस्टैंडिंग, मतलब सैलरी देनी बाकी है, ठीक है। हमारे अगर एक आदमी ने हमारे यहाँ पे 5 मंथ्स वर्क किया, उसकी जगह पे हम लोग 5 मंथ्स की जगह पे उसको हमने सिर्फ 3 महीने की ही सैलरी दी है। 2 महीने की सैलरी हमें देनी बाकी है, जो आउटस्टैंडिंग है, देनी बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग है। सो वो अफेक्ट करेगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमारी लायबिलिटी है उस पर्सन के रिलेटेड। दैट पर्सन इज अवर क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। फिर आते सैलरी पेड इन एडवांस। हमने एक पर्सन को 5 महीने उस पर्सन ने काम किया, मगर उसको हमने 7 महीने की सैलरी दी हुई है। सो 2 महीने की पगार हमने उसको एक्स्ट्रा दी हुई है, पहले ही दे दी है। सो एडवांस पेड सैलरी पेड इन एडवांस, वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट को अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि रिसीवेबल है, वो हमारा डेटर है। फिर रेंट पेड होगा। हमारा एक शॉप है, हमने उसको भाड़े पे ली हुई है शॉप को, हमें उसको हर महीने रेंट पे करना पड़ता है। सो रेंट पेड इज एन एक्सपेंस विच इज़ अवर नॉमिनल अकाउंट, अफेक्ट करेगा। और एक्सपेंस साइड पे रेंट आउटस्टैंडिंग सेम, 5 महीने से हमने भाड़े पे शॉप ली हुई है, बट हमने सिर्फ 3 महीने का रेंट पे किया हुआ है। सो हमें 2 महीने का रेंट पे करना बाकी है। हमने जिससे भाड़े पे दुकान ली हुई है वो एक पर्सन होगा, या तो पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट होगी, तो भी हमें कहाँ पे करेगा? पर्सनल अकाउंट पे, लायबिलिटी साइड पे। क्यों? क्योंकि हमारा क्रेडिटर हो जाएगा वो, हमें उसको पैसे देने बाकी हैं 100 पर्सन को। रेंट पेड इन एडवांस, इसमें होता है कि हमने 5 महीने से हम शॉप यूज़ कर रहे हैं, बट हमने उसको 2 महीने का एडवांस में पैसे दे चुके हैं, 7 महीने का हम लोग उसको रेंट पे कर चुके हैं। सो दैट विल बी आवर डेटर, ठीक है, कि वो हमें नहीं निकाल सकता है अभी शॉप से।
सो इट इज़ अवर पर्सनल अकाउंट इज एन रिसीवेबल. कमीशन पेड. अब कमीशन जो होते हैं उसमें भी 3 टाइप के होंगे, जस्ट एज ए सैलरी, कमीशन पेड इन एडवांस, कमीशन आउटस्टैंडिंग एंड कमीशन पेड. कमीशन पेड हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, हमने हमारे सेल्समैन को हमने कमीशन पे करी है, सो दैट्स एन एक्सपेंस जो नॉमिनल अकाउंट में आएगा. कमीशन आउटस्टैंडिंग हमें उसको देना बाकी है, जो पर्सनल अकाउंट हमारी लायबिलिटी साइड पर अफेक्ट करेगा. क्यों? क्योंकि वो पर्सन अभी हमारा क्रेडिटर बन चुका है. कमीशन पेड इन एडवांस, हमने उसको कमीशन एक्स्ट्रा दे चुके हैं, जितनी उससे बनती थी उससे ज़्यादा हमने दी है. सो पर्सनल अकाउंट क्योंकि उस पर्सन को हमने कमीशन दी है या तो उस फर्म को हमने कमीशन दी है एडवांस में. सो पर्सनल अकाउंट पर अफेक्ट करेगा. बिल्स रिसीवेबल, वो रिसीवेबल में जाएगा. ब्रोकरेज पेड, ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग एंड ब्रोकरेज पेड इन एडवांस. ब्रोकरेज मतलब क्या होता है कि सपोजिवली आपने एक शॉप ली है, अब आपको तो शॉप पता नहीं थी ना कि अब शॉप खाली है इस जगह पे. सो एक पर्सन को पता थी, ठीक है, उसने आपको जाके बोला, आप ए हो, उसने आपको जाके बोला कि ये वाली जो शॉप है वो खाली पड़ी है, और उसने बी को भी जाके बोला कि ए को आपसे शॉप लेनी है. सो इसी बंदे ने आप दोनों को मिलवाया. सो ये कौन होता है? हमारा ब्रोकर, दलाल, जो हम बोलते हैं ना दलाल. अब उसको हम क्या पे करते हैं? ब्रोकरेज. ब्रोकरेज बी भी पे करेगा उसको, ए भी पे करेगा, हम भी पे करेंगे. अगर हम ए है तो ब्रोकरेज हमने पे कर दी है हमारे बिजनेस के लिए जो हमने शॉप ली थी. सो दैट्स आवर एक्सपेंस. ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग, हमको उसको एक्सपेंस, हमारे एक्सपेंस से देना बाकी है. सो ब्रोकरेज आउटस्टैंडिंग. ब्रोकरेज पेड इन एडवांस, हमने उसको एडवांस में ही ब्रोकरेज दे दी है. सो दीज वर 4 ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सपेंसेस. हाउ दीज वेरीज, कौन से अकाउंट में वो चले जाएंगे. अब सेम जाता है हमारा इनकम में, ठीक है. अब सपोज कर लो कि आप एक कंपनी हो जो सारी चीज़ें करके रखता है किसी दूसरे पर्सन के लिए. अब कमीशन रिसीव्ड, आपको कमीशन मिली, नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, बट अब क्या हो जाएगी? आपकी इनकम हो जाएगी वो. कमीशन आउटस्टैंडिंग, आपको उससे कमीशन लेनी बाकी है. सो आपके बैलेंस शीट में वो डेटो की साइड पे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, आपको उससे पैसे लेने बाकी हैं. कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, अब आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा. आपके साइड पर आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर में चला जाएगा, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. क्यों? क्योंकि उसने आपको एडवांस में पे कर दिए हैं पैसे, अब आपको उसके लिए काम करना ही पड़ेगा. सेम एज ब्रोकरेज रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग एंड पेड इन एडवांस. रिसीव्ड इन एडवांस आएगा अब इसमें. ब्रोकरेज आपको मिल गई, आपके लिए इनकम हो गई. आउटस्टैंडिंग आपको मिलनी बाकी है. सो अपडेट आपका वो आपका रिसीवेबल में आ जाएगा. ब्रोकरेज रिसीव्ड इन एडवांस, आपको पहले से ब्रोकरेज मिल गई है, सो अब आपकी लायबिलिटी रहेगी वो उसके लिए काम करना. डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड आउटस्टैंडिंग एंड डिविडेंड रिसीव्ड इन एडवांस. अब डिविडेंड क्या होता है कि आप शेयर्स परचेस करते हो किसी कंपनी के, तो आपको शेयर्स, आपको क्या करती है, कभी कभी कंपनी डिविडेंड एक्स्ट्रा दे देती है, पहले से ही दे देती है, ठीक है. सो दैट इज़ रिसीव्ड इन एडवांस. डिविडेंड आउटस्टैंडिंग मतलब वो उसको डिविडेंड देना बाकी है उस कंपनी को, और डिविडेंड रिसीव्ड मतलब आपको डिविडेंड मिल गया. सेम इज रेंट रिसीव्ड, रेंट आउटस्टैंडिंग एंड रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. अब अगर आपने किसी, आपकी दुकान है, आपने उसको भाड़े पे दी हुई है, सो आपको उसका रेंट मिलता है. सो रेंट इज़ रिसीव्ड, इट्स योर इनकम. रेंट आउटस्टैंडिंग, आपको मिलना बाकी है रेंट. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, आपको उसने 5 महीने की जगह पर उसने आपको 7 महीने का भाड़ा दे दिया. सो दिस इज़ हाउ यू विल डील विथ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस in your